वर्ग के माननीय सर्वाधिकारी जी, माननीय विदर्भ प्रांत संघ चालक जी, माननीय नागपुर महानगर के संघ चालक जी, इस वर्ग के दर्शन के द्वारा संघ को देखने समझने का प्रयास करने के लिए देश के सभी दिशाओं के विभिन्न अंचलों से यहाँ पर उपस्थित परम आत्मीय सम्माननीय अतिथि वृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के अन्य अधिकारी गण एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, प्रतिवर्ष इस समापन कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अपने नागपुर के बंधु माता भगिनियों को अवसर मिलता है। लेकिन एक संयोग की बात आज आपके भी ध्यान में आती होगी। सार्वत्रिक चुनावों के बाद इस वर्ग का प्रारंभ हुआ और समापन हो रहा है। 5 वर्ष पूर्व 2014 में भी ऐसा ही हुआ था और उस समय जो तिथिमान बना वर्ष का, उसमें संयोग ऐसा हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तिथि ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी उस वर्ष के हमारे वर्ग समापन के कार्यक्रम के पहले दिन थी। इस बार भी वही ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी कल हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, जिसको हम संघ में हिंदू साम्राज्य दिवस इस नाते उत्सव के रूप में मनाते हैं, इस 5 वर्ष के अंतराल के बाद भी वो तिथि तो देर से आई। अगर चुनाव के जो समय सारिणी थी वो उस समय जैसी ही बनती तो वर्ग में ये दिन नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, वो चुनाव आगे चले गए लगभग 10 दिन और हमको वर्ग भी आगे करना पड़ा लगभग 7 दिन। तो फिर से वही संयोग आज उपस्थित है। अभी चुनाव हो गए, चुनाव में स्पर्धा होती है, प्रजातंत्र है, दल होते हैं, राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने ही पड़ते हैं और वो स्पर्धा होने के कारण उसमें और कई प्रकार की बातें चलती है। वातावरण में एक खलबली रहती है और थोड़ा सा विक्षेप भी आ जाता है। अब चुनाव है, उसमें किसी को चुन के आना है, बाकी सबको पराजित होना ही है। संयोग है इस बार पिछले चुनाव में जो दल आगे आया था वो अपनी अधिक शक्ति के साथ आगे आया। तो समाज ने ये जो सारा मंथन चला महीना भर, उसमें अपना मन ऐसा दिखाया कि उन लोगों का काम शायद समाज को पसंद आया हो, इसलिए और एक अवसर दिया। पिछले 5 साल के समय और अपेक्षाएं कई थी, कुछ पूरी हो गई, कुछ बाकी है। कई उन अपेक्षाओं को समाज ने बोला था, हमने भी बोला था और पिछले 5 साल के अनुभव से शायद समाज के सभी लोगों को ऐसा लगा कि उन अपेक्षाओं को एक अवसर और देने से ये लोग पूरा करेंगे। तो उनका संख्या बल बढ़ा, फिर से उनकी सरकार बनी। ये उनके लिए तो आनंद का विषय है, लेकिन एक उनके समझने की भी बात है कि वो सारी अपेक्षाएं जल्दी पूरी हो, ये एक अधिक का दायित्व अब उनका बन गया। लोगों ने उस अपेक्षा से उनको फिर से भेजा है।
परंतु ये तो चुनाव में किसका क्या हुआ का विश्लेषण है, जिससे हमारा संबंध बहुत ज्यादा नहीं है। हम सब लोग यानी संघ के लोग और समाज के सब लोग हम मतदाताओं में आते, प्रत्याशियों में या नेताओं में नहीं आते। तो 100% मतदान हो, ठीक प्रकार से हो, इसका प्रयास हम करते हैं और हमको लगता है कि उस प्रयास के कारण मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। अभी 100% हुआ तो नहीं, लेकिन उसका कुछ न कुछ परिणाम हो रहा है। नेताओं के बारे में जैसी ये समीक्षा चल रही है उल्टी सीधी सब प्रकार की, माध्यमों का जगत उससे अधिक अच्छा परिचित है, लेकिन हम अपनी भूमिका में, मतदाताओं की भूमिका में, जनता की भूमिका में, सामान्य लोगों की भूमिका में विचार करते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि प्रत्येक चुनाव, 1952 में चुनाव शुरू हुए तब से एक एक चुनाव के परिणाम, चुनाव में मतदान होने के बाद निर्णय आने तक के कालावधि में समाज के और समाज की जो चर्चा, वो सारी बातें अगर देखेंगे तो प्रत्येक चुनाव में हमारे देश की जनता अधिक सीख रही और अधिक सूझबूझ के साथ स्वार्थ और भेदों से ऊपर उठकर जरूर एक व्यावहारिक सूझबूझ रखकर और बड़ी दृढ़ता के साथ देश की एकात्मता, अखंडता, देश का विकास और राजनीति में शासन प्रशासन के क्रियाकलापों में पारदर्शिता के तरफ अपना मत दे रही है। और प्रचार के सब हथकंडे अपनाने के बाद भी अब जनता इतनी सूझबूझ वाली हो गई है कि उनके निर्णय को प्रचार से कोई ढकोसला उनके आगे खड़ा करें, चुनाव के समय में कितनी भी मीठी बात करे तो भी अब कोई भरमा नहीं सकता, जनता को ठगा नहीं जा सकता। यह हम लोगों के लिए एक बड़ा आशादायक सूचिन्ह है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को इसको समझना पड़ेगा और अपने क्रियाकलापों को वैसा चलाना पड़ेगा। परंतु चुनाव हो गया, चुनाव में प्रचार होता है, एक दूसरे का विरोध होता है, उसमें कई प्रकार के किस्से बनते हैं, कई प्रकार के मुहावरे बनते हैं, कार्टून्स बनते हैं, ये सब आता है, उसका आनंद भी हम लोग लेते हैं। लेकिन अब चुनाव समाप्त हो गए। अब देश का रथ चलाने वाली संसद, उसमें बैठने वाले लोग किसी भी दल के हो, वो सारे देश के लिए जिम्मेवार है और सारे देश की चिंता उनको करनी चाहिए। एक स्पर्धा करके नंबर पकड़ना पड़ता है। स्पर्धा होने के बाद स्पर्धा में कौन जीता कौन हारा इसका महत्व नहीं रहता। अब आगे काम सबने मिलके ठीक करना, देश धर्म की रक्षा के हित मिलकर साथ चले, ये केवल स्वयंसेवकों के लिए नहीं है, ये संपूर्ण प्रजा के लिए है। और विशेषकर उस प्रजा के सामने अपना चित्र उपस्थित रहे, इसकी मीडिया के सहायता से चिंता करने वाले जो अपने आप को समाज के नेता कहलाते हैं, ऐसे लोगों का दायित्व है कि उनका उदाहरण इस मामले में समाज के सामने होना चाहिए। जीत हार तो हो गई जो होना था, लेकिन मराठी में एक कहावत है, मराठी भाषिक उसका अर्थ समजते, शिमगा सरला तरी कवित्व जात नाही असं म्हणतात। अब कहीं कहीं एक रूढ़ी या कुरीति चल रही है, ऐसा कहिए कि होली के आनंद में एक दूसरे की ठिठोली करने के लिए रास्ते पर और कई प्रकार से एक तरह से अभद्र व्यवहार भी होता है। वो धीरे धीरे कम हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन वो होली के एक दिन पर ही वो रंग जब होता है तभी मर्यादित रहता है। होली जलने से लेकर तो रंग जिस दिन है उसकी शाम तक ये होता है, उसके बाद वैसा मानते नहीं है लोग, उसको अच्छा नहीं मानते। परंतु किसी किसी प्रकृति रहती है कि वो होली तो हो जाती है, लेकिन ये उसका जो एक भूत
आ जाता है ऐसा अभद्र व्यवहार कराने वाला, वो आगे बहुत दिन चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव में जो था कोई किसी के विरोध में था, कोई किसी के पक्ष में था। चुनाव के बाद देश एक है, देश सदा के लिए एक है। चुनाव में स्पर्धा करनी ही पड़ती है, इसलिए गठ बनाते हैं। ये सब स्वयंसेवक एक वर्ग के अंग है, लेकिन आपके सामने कुछ प्रदर्शन करना था तो उनको अपने समूह बनाने पड़े, अलग अलग। कार्यक्रम हो गया, समाप्त। ऐसा होना चाहिए। जीत वाले अपने जीतने के गुमान में, और हार वाले अगर अपनी हार की भड़ास निकालने के लिए और अमर्यादित व्यवहार करेंगे, उसमें देश का नुकसान है। आज क्या चल रहा है बंगाल में? चुनाव के बाद ऐसा होता है? कहीं किसी और प्रांत में हो रहा है? नहीं होना चाहिए। और अगर किन्हीं उच्छृंखल गुंडा प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के कारण ऐसा होता है तो शासन प्रशासन को आगे बढ़कर उसका बंदोबस्त करना चाहिए। वो उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। सामान्य व्यक्ति नासमझ हो सकता है, मर्यादा तोड़कर व्यवहार कर सकता है, लेकिन राज्य का दंड उसका यह कर्तव्य है कि समाज हित में राष्ट्र की एकात्मता अखंडता को सुरक्षित रहने वाला, कानून सुव्यवस्था की मर्यादा में चलने वाला व्यवहार वो अपनी दंड शक्ति से स्थापित करे। इस कर्तव्य से चूकने वाले राजा, उनको राजा कहना क्या? वहां पर सत्ता के उपभोग के लिए कोई नहीं जाता। सत्ता का उपभोग ये राजा पद्धति के जमाने की बात थी। प्रजातंत्र में तो प्रजा के इच्छा के अनुसार व्यवहार हो, इसको देखना शासन प्रशासन का काम है, और प्रजा ने अपनी इच्छा जाहिर की है। कितनी ही ऐसी बातें आई गत 5 वर्षों में, और विशेषकर चुनाव के प्रचार में, जिसमें अपने मतों के स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ना चाहा, लोगों ने अलग करना चाहा। इधर देश में एकात्मता वगैरह की बात करना, देश को कोई तोड़ रहा है और हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा एक रूप दिखाना, और उधर समाज के अन्यान्य वर्गों को आपस में लड़ाकर उसकी आंख पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकना, ये उद्योग चला। लेकिन इस चुनाव में भारत की जनता ने उसको पूर्णतया नकार दिया है। उस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले ऐसी बातें क्यों होती है? ठीक है, जिनकी हिंसा, जिनकी हत्याएं हो रही, वो एक विशिष्ट दल के होंगे। हत्या करने वाले पता नहीं किसी दल से संबंधित है कि ऐसे ही गुंडे हैं। लेकिन ऐसी हत्या होती है, उसका और कुछ विरोध होता है, तो ये कहना कि बाहर के लोग आए हैं और बाहर के लोगों को बंगाल में रहना है कि नहीं, इस प्रकार की भाषा होती है। हम एक देश के लोग हैं, हम परस्पर बंधु हैं, लेकिन यह व्यवहार होता है। यह व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह समझ में न आने लायक अनुभवी व्यक्ति वहां पर नहीं है। बहुत अनुभवी है, तपस्वी भी है, और न्याय के लिए संघर्ष का भी अनुभव है। तो एक कुर्सी के मोह और कुर्सी प्राप्त न होने की संभावना से लगा सदमा इतना हिला सकता है, ये नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए। सामान्य जनता में ये चर्चा है, सामान्य जनता को ये नेताओं को बताने की बारी देश में आनी नहीं चाहिए। क्योंकि इन सब दोषों को लेकर ही संविधान सभा के अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमको सावधान किया था। उन्होंने कहा था
कि अपने ताकत के बलबूते किसी विदेशी ने हमारे देश को जीता नहीं है। हमारे आपस के भेदों के चलते, हमारे झगड़ों के कारण हम लोगों की सहायता उसको मिली, इसके कारण हम परतंत्र हुए। सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ना ही पड़ता है प्रजातंत्र में दलों को, ये बात सही है, लेकिन आखिर वो कोई युद्ध शत्रु देश के साथ नहीं है ना। एक देश में चलने वाली स्पर्धा है, वो स्वस्थ होनी चाहिए, उसमें कुछ मर्यादा होनी चाहिए। अगर इस प्रकार के संकुचित स्वार्थों को उभाड़कर उसके बलबूते राजनीति चलाने की प्रवृत्ति बढ़ी और समाज का स्वभाव यह बन गया, तो हम ऐसे स्वस्थ और असावधान हो जाए, ऐसा समय नहीं है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश बड़ा हो रहा है, परंतु हमारा देश आगे न बढ़े और हमको वो स्थान प्राप्त न हो जो आगे होने वाला है, इसको चाहने वाली शक्तियां हमारे चारों ओर दुनिया में है। तनिक भी असावधानी बहुत बड़ा घात कर सकती है। ग्रीक के और वो प्रसिद्ध महाकाव्य का बड़ा उदाहरण है। इतिहास है कि काव्य है पता नहीं हमको, लेकिन कहानी तो प्रचलित है कि ऐसे युद्ध जीत नहीं सकते ये सोचकर और ट्रॉय नगर पर आक्रमण करने वाली सारी ग्रीक लोगों की जो संयुक्त सेना थी, उनकी भी एक संयुक्त सेना बन गई। उसने नाटक किया, सब जहाज चले गए वापस। तो ट्रोजन लोगों ने समझा कि अच्छा है, शत्रु भाग गया डर के, वो उत्सव करने लगे। देखने के गए सागर किनारे पर शत्रु का शिविर कैसा है। तो सारे जहाज तो वापस चले गए थे, लेकिन एक जहाज को तोड़कर उसके लकड़ी से एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया गया। ट्रोजन हॉर्स इस नाम से वो प्रसिद्ध है यूरोपियन इतिहास में। और वो इतना बड़ा था कि उसके पेट में चुनिंदा 200-300 वीर बैठ गए थे। ट्रॉय नगर के लोग आए, उन्होंने देखा कि अच्छा ये बना रहे थे क्या, और ये हमारे लिए छोड़ दिया, चलो इसको उत्सव पूर्वक नगर में ले जाएंगे। वो स्वयं खींचकर उसको नगर में ले गए और उत्सव की उन रंगरलियों में मस्त हो गए। उनकी असावधानी का लाभ लेकर उस घोड़े के पेट को खोलकर वो सारे 300 वीर बाहर आए। अचानक हमला करके सारे ट्रॉय को उन्होंने उजाड़ दिया। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और भारत आगे बढ़ता है, हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, हमारा भारतीय समाज, हिंदू समाज आगे बढ़ता है। इसका अर्थ यह होता है कि हम जितना आगे बढ़ेंगे उसमें दुनिया में चलने वाले स्वार्थ के दुकान बंद होने वाले हैं। गोल मटोल चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे अपने स्वार्थ साधन करने का जो उद्योग अपने शस्त्र बल और अर्थ बल के भरोसे दुनिया के देश करते हैं, वो समाप्त तो होने वाला है। और इसलिए भारत को बड़ा न होने देना चाहने वाले बहुत है। नाम मैं लेता नहीं, आप समझते। इस पूरी दुनिया में किसी का भी पूर्ण निरपेक्ष समर्थन हमको प्राप्त नहीं। हम बलवान हो गए, इसलिए मजबूरन दुनिया के अनेक देशों को हमारा समर्थन करना पड़ रहा है, लेकिन उनके अपने राष्ट्रीय स्वार्थ उसमें सिद्ध होते, इसलिए हमको समर्थन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी रहती है। ऐसी अवस्था में अगर हमने ये अवसर उनको दिया हमारी फूट का, और अपने छोटे संकुचित स्वार्थों के लिए इस फूट को बढ़ावा देने का उद्योग जारी रखा, तो स्वतंत्रता के 7 दशकों के पश्चात हमारे पुरुषार्थ का जो नया प्रकरण शुरू हुआ है, उसका सुफल सफल समारोह होने के पहले ही ग्रहण लगने का डर है। और इसलिए हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। हम कितने भी अच्छे हो, कितने भी पुरुषार्थी हो, कितने भी पराक्रमी हो, वो पहले से रहे और सदा रहे। हमारे देश के पारतंत्र काल में भी दुनिया में प्रतिभा के मामले में सर्वत्र भारत के लोग प्रसिद्ध थे, आज भी है।
दुनिया के सबसे गुणवान लोग हमारे पास आज भी है, उनके गुणों का सर्वत्र दुनिया में डंका बज रहा है, कोई भी क्षेत्र ले ले आप। परंतु व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चारित्र जैसे शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वैसे उसका राष्ट्रीय चारित्र भी बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का शील उसकी रक्षा करता है। मनुष्य के शील की हानि उसके सर्वस्व की हानि करती है। प्रहलाद की कथा तो प्रसिद्ध है। नृसिंह अवतार हुआ, हिरण्यकश्यपु का वध हुआ, देव बड़े आनंदित हो गए कि चलो अब राज्य हमको मिलेगा। लेकिन नारायण प्रसन्न हो गए प्रहलाद पर। हिरण्यकश्यपु का ही लड़का, उसी को राज्य दे दिया, वो राजा बन गए। तो इंद्र गुरु के पास गया कि उल्टा ही हो गया, अब क्या करें। उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते हो। प्रहलाद ने जो किया उसके कारण वो भगवान का भक्त बना, और भक्त बना तो भगवान की कृपा हो गई। तुम भगवान से नहीं लड़ सकते, तुम अब चुपचाप रहो, कुछ दिन राह देखो। और प्रहलाद बड़ा सात्विक है, दानी है। कुछ वर्षों के पश्चात जाओ और अपना राज्य उससे मांग लेना, तो वो दे देगा। वो सत्ताकांक्षी नहीं है। इंद्र ने कहा ठीक है। कुछ हजार वर्षों के पश्चात प्रहलाद के दरबार में इंद्र पहुंचे। कथा में 1000 वर्ष है इसलिए मैं कह रहा हूं, कितने वर्षों के पश्चात गया मुझे मालूम नहीं, कथा हुई कि नहीं ये भी मालूम नहीं, लेकिन कथा का जो बोध है वो त्रिकाला बाधित सत्य है, इसलिए बता रहा हूं। तो प्रहलाद के सामने याचक का रूप लेके इंद्र गया कि मैं मांगने आया हूं, लेकिन आप पहले वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा ही। तो प्रहलाद ने कहा कि इसको शंका करने की तुमको आवश्यकता नहीं, तुमको पता है मेरे यहां याचक आता है, उसको दिए बिना मैं रहता नहीं, उसको पूर्ण संतुष्ट करता हूं। और मैं तुमको पहचान गया हूं, तुम इंद्र हो और अपने राज्य को वापस लेने के लिए आए हो, मैं जानता हूं, फिर भी तुम मांगो मैं दूंगा, ये मेरा व्रत है। तो इंद्र ने कहा नहीं, राज्य वगैरह नहीं, हमको आपका शील दे दीजिए। तो प्रहलाद ने तुरंत जल मंगवाकर इंद्र के नाम जल छोड़ दिया कि मेरा शील इंद्र जी को मिले। तो पुरुष की एक आकृति प्रहलाद के शरीर के बाहर आ गई। प्रहलाद ने पूछा आप कौन है, मेरे शरीर में कैसे थे और जा कैसे रहे हो। उसने कहा मैं तुम्हारा शील हूं, तुमने दे दिया मुझे इंद्र को, मैं उसके शरीर में जा रहा हूं। वहां चला गया। लेकिन तुरंत बाद दूसरी एक पुरुषाकृति निकली। प्रहलाद ने पूछा आप कौन है और आप कहां जा रहे हैं। तो उसने कहा मैं तुम्हारा तेज हूं, जहां चारित्र है वहां तेज रहता है। तुमने अपना चारित्र अपना शील दे दिया इंद्र को, तो उसके पीछे मैं भी जा रहा हूं। वो चला गया और तीसरी आकृति पुरुष निकली। पूछा कि ये क्या है, आप कौन है, आप क्यों जा रहे। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बल हूं, जहां शील और बल है, शील और तेज है, वही बल का वास रहता है। अब ये दोनों उधर चले गए, मैं रह के क्या करूं, मैं उनके पीछे जा रहा हूं। और अंत में एक महिला की आकृति निकली। तो प्रहलाद ने पूछा माता जी आप कौन है और आप क्यों जा रही है। तो उसने कहा कि देखो मैं लक्ष्मी हूं, मेरा निवास वही होता है जहां शील तेज और बल है। शीलहीन तेजहीन बलहीन लोगों में रहना मैं पसंद नहीं करता, और इसलिए मैं जा रही हूं इंद्र के पास। और वो भी चली गई। एक शील मांगकर इंद्र ने प्रहलाद का सर्वस्व ले लिया। हमारा राष्ट्रीय शील क्या है। शील यानी प्रवृत्ति होती है अंदर, चरित्र यानी उस प्रवृत्ति के आधार पर हम बाहर जो व्यवहार करते हैं वो चरित्र है। लेकिन चरित्र को प्रेरणा देने वाला अंदर प्रवृत्ति होती है, उसको शील कहते हैं। मनुष्य का शील होता है, ये व्यक्ति सत्प्रवृत्त है, इसका मतलब वो सच्शील है। परिस्थितियां अलग अलग रहती है तो व्यवहार अलग अलग होता है, परंतु प्रेरणा एक प्रकार की रहती है। एक पत्नी व्रतधारी श्री राम भी हमारे आदर्श है, और समाज में उत्पीड़न की शिकार न हो इसलिए 16,108 नारियों को बंदीवास से छुड़ाकर उनका पतित्व ग्रहण करने वाले श्री कृष्ण भी हमारे लिए धर्म संस्थापक है। 21 बार नरसंहार करने वाले परशुराम को भी अपने समाज में मानते हैं, और करुणावतार बनकर तथागत जो आए, जिन्होंने अहिंसा सिखाई,
वो भी हमारे समाज में उतने ही पूज्य है, क्योंकि कर्म उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुसार अलग हुआ, लेकिन प्रेरणा एक ही थी। सबने कहा है कि ये धर्म है, धम्म है, ऐसे ही कहा है। और इसलिए व्यक्ति की जैसे एक प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर उसका चरित्र होता है, वो व्यक्तिगत चारित्र उससे बनता है। वैसे हमारा राष्ट्रीय प्रवृत्ति क्या है? हमारी राष्ट्रीय प्रवृत्ति विविधता को एकता का ही अंग मानने की है, एकता का ही परिणाम मानने की है। बाकी दुनिया की प्रवृत्ति विविधता में भेद देखने की है। हम विविधता में छिपे एकता को बाहर लाकर कहते हैं ये विविधता में एकता नहीं है, ये एकता की विविधता है। ऐसे हम लोग अगर एक नहीं रहे तो क्या होगा? संविधान सभा की भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने उसकी याद दी है, बंधुभाव। स्वातंत्र्य लाने का प्रयास करते हैं तो समता टिकती नहीं, और समता लाने के प्रयास में स्वतंत्रता को संकुचित करना पड़ता है। दोनों साथ में आना है तो बंधुभाव आवश्यक है। बंधुभाव ही धर्म है, बंधुभाव ही मानवता है। और हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग दलों के लोग वो संसद में भाषण कर रहे थे, अपना अलग अलग शिविर बनाकर परस्पर विरोधी यहां बैठे हैं। ये तो तंत्र की एक पद्धति हम कर रहे हैं, परंतु हम लोगों को सारे समाज में इन सब बातों के बावजूद बंधुभाव की भावना बढ़े, इसका प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो केवल नियम कानून संविधान आपकी रक्षा नहीं कर सकते, ये स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है। और उसके लिए समाज में व्यवहार क्या होना चाहिए इसका भी निर्देशन किया है। कानून व्यवस्था से सम्मत व्यवहार ही अधिकृत होना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में हमने आंदोलन किए, पत्थर फेंके, सत्याग्रह किए, सब किया, लेकिन अब स्वतंत्र भारत में हम जिम्मेवार है, ये प्रजा का राज्य है। हमको उन बंधनों में चलना पड़ेगा, वो पुराने तरीके छोड़ देने पड़ेंगे। सारी बातें उन्होंने कही है। और संयोग है 70 साल के बाद उन्हीं सब बातों को मन में सोचते हुए समाज ने एक विशिष्ट दिशा दिखाई है। हम सब लोगों का काम है उस पर चलना पड़े, और चलना पड़े इसलिए उसकी आदत करनी पड़ती है। आपने यहां संचलन के प्रयोग देखे। संचलन कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। एक पैर आगे डालना, उसके बाद दूसरा पैर आगे डालना, इतना ही करना पड़ता है। जो पैर आगे डालते हैं दूसरा हाथ आगे आता है, जो पैर पीछे है वो हाथ आगे रहता है, जो पैर आगे है वो हाथ पीछे रहता है। ये सहज होता है, ये सीखना नहीं पड़ता। हम सब लोग ऐसा कर रहे हैं, चलते हैं या नहीं, क्या करते? हम चिड़िया पक्षियों जैसा कूद कर नहीं चलते, हम एक पैर दूसरा पैर एक पैर ऐसे ही करते हैं। लेकिन सबने साथ चलना है, राष्ट्रीय प्रवृत्ति दिखानी है अपने चलने में से, तो अभ्यास करना पड़ता है। 25 दिन 27 दिन यहां रगड़ाई होने के बाद भी एक आध बार ऐसा हो जाता है, कदम गलत पड़ जाता है, फिर से मिलाना पड़ता है। अपने राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुसार जो अपने संविधान के सब बातों में व्यक्त हो गई है, उसकी जो मूल अपरिवर्तनीय भाग है, प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, नागरिक अधिकार और मार्गदर्शक तत्व, इनमें जो व्यक्त हुआ है अपना राष्ट्रीय प्रवृत्ति का भाग है, वो अपना राष्ट्रीय शील है, उसके अनुसार व्यवहार करने की आदत करनी पड़ती है। उस आदत को लगाने का काम संघ करता है। राष्ट्रीय शील क्या है, उसके अनुसार कैसे चलना। छोटे सरल सीधे कार्यक्रम, शारीरिक बौद्धिक, ऐसे छोटे छोटे गीत, उनमें से भाव जगता है, मन बुद्धि शरीर को आदत लगती है। और अपना राष्ट्रीय चरित्र ये है, ये अपनत्व का भाव जगाते हैं। समाज अपना है, देश अपना है, संस्कृति अपनी है, पूर्वज अपने हैं। ये हमारा सनातन मानव धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, अपना है। ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, उसके अनुसार हमको चलना है। इतने और गर्म हवा में अपना पैसा अपना समय खर्चा करके लोग आते हैं, निरंतर आ रहे और कष्ट करते हैं, धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं होती। क्यों?
क्योंकि ये अपनापन उस बात के पीछे है। ये सारा अपनेपन में से हो रहा है, ये किसी के विरोध में से नहीं हो रहा है, किसी की प्रतिक्रिया में से नहीं हो रहा है किसी बात की, न किसी महत्वाकांक्षा में से हो रहा है। ये हो रहा है अपने देश के प्रति, इस भारत माता के प्रति शुद्ध आत्मीय भक्तिभाव, समाज के प्रत्येक बंधु के प्रति मन के अंदर समरसता का, आत्मीयता का भाव, और जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, तो इस समाज की, इस देश की सेवा के लिए उसका जितना अधिक विनियोग कर सकते उतना अधिक विनियोग करने में ही हमारा मोक्ष है। इस प्रकार की एक दृढ़ भावना है। उस भावना का संचार संपूर्ण देश में करना और उस भावना के आधार पर सारे समाज को संगठित करके गुण संपन्न बनाकर अपने देश के लिए जीने मरने वाला समाज और अपने देश के राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला भारत खड़ा करने के लिए उपकरण बनने की, साधन बनने की, बदले में कुछ न चाहते हुए यह पवित्र भावना लेकर संघ का काम चल रहा है। आज के इस दिन पर मैं आपको आह्वान करता हूं कि इस कार्य के केवल प्रेक्षक बने रहने से काम नहीं होगा। ये केवल संघ का काम नहीं है, संपूर्ण समाज का काम है। संपूर्ण समाज को ऐसा होना पड़ेगा, तब परिवर्तन आएगा। और इसलिए उस परिवर्तन के अभियान में आप सब लोग सहयोगी कार्यकर्ता बनकर आए, ऐसा एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। उत्तिष्ठ की आज्ञा होने पर सभी उपस्थित बंधु भगिनी अपने स्थान पर खड़े होंगे। विकिर के पश्चात ही अपना स्थान छोड़ सकेंगे। सावधान, उत्तिष्ठ, आरम, संघ दक्ष, ध्वजा प्रणाम, 1 2 3। संघ विकिर। सभी शिक्षार्थी वाम वृत, आरम, स्वस्थ। सभी उपस्थित बंधु भगिनी निमंत्रित बंधु अपना स्थान छोड़ सकते हैं।